धीरे धीरे वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसको और बड़ा आदमी बनना है तो उसको कहीं ना कहीं अपने पैर, अपने हाथ, अपने रसूख फैलाना पड़ेगा। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डर डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। मैं फिर से एक बार बता दूं कि हमारे चैनल पर जो कहानियां आप सुनते हैं वो एक्सक्लूसिवली द डर डायरीज की कॉपीराइटेड कहानियां होती हैं, ओरिजिनल कहानियां होती हैं। तो जो कहानियां आप यहां सुन रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली यहीं मिलेंगी, कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। और फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिखाने के लिए। आप इतने कमेंट्स करते हैं, हम सब कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और हमारी राइटर्स से लेकर मुझे और सारी टीम को सराहना देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हिंदी में एक शब्द है, उसका नाम है राज्य। राज्य का मतलब होता है टेरिटरी, वो टेरिटरी जिस पे आप राज करते हैं। अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत सारे रईस खानदान ऐसे रहे हैं जो अलग अलग राज्यों पर राज करते आए, यानी कि वहां की लैंड पर उनका कब्जा होता है। और कई सारे हमने ऐसे देखे हैं हिस्टोरिकली कि जिनके राज्य एक अच्छी यील्ड करते हैं, अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, और वो अपना राज्य मेहनत से, मोहब्बत से, लोगों को काम दे के, गांव के लोगों को अपने खेत में काम करवाने से लेकर सारे चीज़ें करके अच्छे से वो एक राज्य चलाते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनकी ज़मीनें ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादा उपज होती है। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि ऐसे राज्यों में अचानक एक ख़ानदान ऐसा होता है जिसका वो राज्य होता है, उसके पास अचानक से बहुत पैसा, बहुत वेल्थ और बहुत पावर आ जाती है। और उस पावर को यूज़ करके वो पूरा अपना दबदबा बना के रखते हैं। उस दबदबे के पीछे जो चीज़ें हमें नहीं दिखती वो होती हैं उन बच्चों का ट्रॉमा जो बचपन से देखते आए। उस दबदबे के पीछे होता है उनकी औरतों की आंखों में वो छुपा डर जो उनकी मुस्कान भी छुपा नहीं पा रही। उस दबदबे के पीछे छुपा होता है वो जुल्म जो शायद वो गांव वालों पर या मजदूरों पर करते आए हैं। और उस दबदबे के पीछे छुपे होते हैं कुछ ऐसे राज जो सिर्फ वही फैमिली, वही खानदान जानता है, कोई और नहीं जानता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं वहां पर जिनके जवाब नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे राज होते हैं जो कभी नहीं खुलने चाहिए। और कुछ ऐसे संदूक होते हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। और इन सब को शायद बाकी लोग ट्रेडिशन के नाम से इग्नोर करते आए हैं। आज की कहानी ऐसे ही दबदबे, ऐसे ही खानदान के बारे में है जिसके दो मेन पात्र हैं, पुरुषोत्तम और उनके बेटे प्रद्युम्न। भारत के साउथ इलाके में एक प्रदेश है। उस प्रदेश में है एक राज्य, और उस राज्य के बीचों बीच एक खानदान है, देववर्मा खानदान। देववर्मा खानदान उस इलाके पर, उस राज्य पर जनरेशन से राज्य करते आए, या यूं कहें उस इलाके को कंट्रोल करते आए। जनरेशंस मतलब कई पीढ़ियों पहले से, अंग्रेजों से भी पहले से जब कबीले हुआ करते थे तब से देववर्मा खानदान उस इलाके पर कंट्रोल करे हुए है। आज पॉलिटिकल पावर भी है देववर्मा फैमिली के पास, चाहे वहां के रोड्स हों, चाहे वहां के हॉस्पिटल्स हों, चाहे वहां के स्कूल हों, या कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो देववर्मा फैमिली से ही जाना जाता है। हर जगह पर देववर्मा फैमिली का पैसा लगा हुआ है। हर इलेक्शन में देववर्मा फैमिली का एक सदस्य खड़ा होता है और बिना किसी कॉन्टेस्ट के जीत जाता है। पुलिस वाले चौखट पे आके सलाम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बिना देववर्मा फैमिली के कोई इलेक्शन नहीं करती, चाहे सेंटर की सत्ता में कोई भी हो। और इसी तरह से देववर्मा फैमिली इस इलाके पर अपना रसूख बनाए रखते हैं। सेंटर में है इस वक्त के हेड ऑफ द फैमिली
पुरुषोत्तम देववर्मा। पुरुषोत्तम जी वहाँ के नेटिव हैं, मिट्टी से जुड़े इंसान हैं और वहीं पले बड़े हैं। हालांकि अब मॉडर्न टाइम्स के चलते कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना सीख लिया है, लेकिन अपने साउथ इंडियन एक्सेंट में ही इंग्लिश बोल पाते हैं और अपनी मिट्टी से बड़ा प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ हैं पुरुषोत्तम जी के बेटे प्रद्युमन देववर्मा। प्रद्युमन बिल्कुल उल्टा है। प्रद्युमन फॉरेन एजुकेटेड है, लंदन से पढ़ के आया है, बहुत चार्मिंग और गुड लुकिंग इंसान है। ड्रेसिंग से लेकर, एक्सेंट से लेकर, इंग्लिश से लेकर सब कुछ बहुत पॉलिश्ड है और मॉडर्न ख्यालात का है। बचपन से प्रद्युमन ये जानता है कि देववर्मा फैमिली की जो गद्दी है, जो हेड ऑफ द फैमिली की गद्दी है, कहीं ना कहीं प्रद्युमन को संभालनी है आगे जाके। और कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम भी बचपन से उसको जहनी तौर पे ये बताते आए हैं कि वो देववर्मा फैमिली का अगला वारिस है और उसको ही ये सब मिलना है। और इसी के चलते प्रद्युमन बचपन से ही बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रहा, इतना कि जो वो चाहे जब चाहे उसको मिला। यहां तक कि उसके हर गलत हरकत पर पर्दा डाला गया। 15 साल की उम्र में प्रद्युमन ने अपने एक नौकर को चाबुक से इतना मारा था कि वो अधमरा हो गया था। और पुरुषोत्तम ने क्या किया, उस बात को कवर करने के लिए अपने लोगों से उसकी फैमिली को पैसे दिलवाए और ये कहलवाया कि अगर कल से वो फैमिली गांव में नजर आई तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो अधमरा इंसान अपनी पूरी फैमिली लेकर रातों रात पैसे लेकर वहां से चला गया। इसी तरह से लंदन में भी जब प्रद्युमन के कमरे से, उसके बैग से एक ऐसा सब्सटेंस मिला था जो नहीं होना चाहिए था, किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं होना चाहिए, तो डीन तक बात पहुंची थी। लेकिन बात उछलने से पहले यहां से कुछ फोन कॉल्स उधर गए। डीन को समझाया गया कि कितना पैसा डोनेशन का यूनिवर्सिटी में जाता है हर साल और कैसे अगर वो प्रद्युमन को कुछ भी करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है। और वो बात भी लंदन में भी दबा दी गई। पुरुषोत्तम सबके सामने तो वैसे प्रद्युमन को अपना युवराज, अपना वारिस बोलते आए हैं, अपना प्रिंस बोलते आए हैं और कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल भी एक प्रिंस की तरह ही रखा है। लेकिन इंटरनली अकेले में वो जानते हैं कि प्रद्युमन के अंदर एक शायद कहीं जानवर छुपा है जो अभी तो लड़कपन की हरकतें कर रहा है, लेकिन जब उसको वो रियल पावर मिलेगी तब क्या होगा। वो रियल पावर जो देववर्मा फैमिली में जनरेशन से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास ऑन करती आई है धरोहर की तरह। वो पावर जो शायद देववर्मा फैमिली सिर्फ एक कस्टोडियन बन के रह गई है, क्योंकि रियल पावर किसी और के पास है, किसी और चीज के पास है। कोई ऐसी चीज जो न सिर्फ करप्ट करना जानती है बल्कि ऐसे काम करना भी जानती है जो कोई और नहीं करना चाहेगा। तो क्या होगा जब ऐसी रियल पावर प्रद्युमन के उस अंदर छुपे जानवर से मिलेगी। ये सोच सोच के पुरुषोत्तम की दांतों की नींद उड़ गई थी। देववर्मा फैमिली में एक रिचुअल हुआ करता था। इस रिचुअल का कोई नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि कहते थे कि अगर इस रिचुअल का कोई नाम दे दें तो इस रिचुअल को एक शेप मिल जाएगी, एक शक्ल मिल जाएगी। और अगर इसका नाम लोगों ने गलत समय पर गलत जगह लिया तो वो एंटिटी, वो चीज उस इंसान पर चिपक सकती है जिसने इसका नाम गलत जगह, गलत समय, गलत उस पर लिया। और इसीलिए इनके पूरे खानदान ने इसका कोई नाम नहीं रखा। बस इतना कहते थे कि जब वक्त आएगा, हर जनरेशन में हर मेल एयर का, मेल वारिस का वक्त आया करता था, सही वक्त। बस इतना ही कहा करते थे, सही वक्त आने वाला है, सही वक्त आ गया है, सही वक्त आने पर करेंगे। और पुरुषोत्तम को लग गया था कि प्रद्युमन का सही वक्त आ चुका है। अब वो वक्त था जब पुरुषोत्तम को वो पावर, वो एंटिटी की पावर प्रद्युमन के हाथ में सौंपनी थी। पुरुषोत्तम को याद आया था अपना जमाना, जब वो उनका इनिशिएशन होने वाला था या उनको वो पावर अपने फादर से मिलने वाली थी। वो पूरी रात नहीं सोए थे, लेकिन इंटरनली उनको लग रहा था कि वो तैयार हैं,
उस पावर के लिए, उस एंटिटी की चीज़ के लिए, सब हैंडल करने के लिए तैयार है। लेकिन शायद इनके किसी भी जनरेशन का आदमी इस पावर को सही तरीके से समझने के लिए शुरू में तैयार नहीं था। ये तो पावर मिलने के बाद कुछ वक्त लगता है उस पावर को हैंडल करके कंट्रोल करने में। लेकिन पुरुषोत्तम इस बात से परेशान थे कि अब क्या प्रद्युम्न वाकई तैयार है इस ताकत के लिए? क्या प्रद्युम्न को वाकई लगता है कि वो इस ताकत के लिए, इस ताकत को हैंडल कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा? यही सोच सोचकर वो उस रात भी नहीं सोए थे। उन्होंने इन सब चीजों की बात प्रद्युम्न से सामने बैठ के करने का फैसला किया और अगले दिन सुबह 8 बजे उसको बुलाया गया पुरुषोत्तम की बैठक में। पुरुषोत्तम अपने बड़ी से टेबल के उस साइड बैठे हैं, बड़ी सी कुर्सी पे, और इधर प्रद्युम्न एंटर होता है एक फाइन लिनन के कुर्ते पजामे में, वेस्ट कोट पहना हुआ, पॉकेट में गुलाब लगा के, हाथ में मोबाइल लेके, बिल्कुल तैयार एक राजकुमार की तरह। अंदर एंटर हुआ, मोबाइल देखते देखते कुर्सी पर बैठ गया। पुरुषोत्तम उसको घूरे गए थोड़ी देर और फिर बोले, मोबाइल साइड में रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस आवाज में, उस सेंटेंस में एक वजन था, गुस्सा नहीं था, वजन था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बहस किए मोबाइल साइड में रख दिया और एक पोस्टर बना के अपने फादर के सामने बैठ गया। पुरुषोत्तम बोले, आज मैं तुमसे जो बात करने वाला हूं ये सिर्फ आज करूंगा, आज के बाद मैं इसको नहीं दोहराऊंगा और तुम भी तभी दोहराओगे जब जरूरत होगी या सही वक्त आ जाएगा। पुरुषोत्तम थोड़ा हैरान हुआ कि ऐसी कौन सी बात है जो उसके फादर ऐसे करने वाले हैं। ऐसे कभी बिठा के उन्होंने बात करी नहीं थी। क्या ये एक और ज्ञान सेशन होने वाला था, या वो ये सोच में पड़ गया कि कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं या कुछ नया, कोई एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं? क्या वो सारी सोच उसके जहन में दौड़ गई थी। पुरुषोत्तम ने अपने टेबल के नीचे वाली ड्रॉर खोली और एक छोटा सा वुडन बॉक्स निकाल के टेबल पर रख दिया। वो वुडन बॉक्स खोला तो उसमें कुछ पीले पड़े हुए पेपर टाइप के कुछ थे जो बुक लग रहे थे दूर से देखने में। प्रद्युम्न की क्यूरियोसिटी बढ़ी, वो थोड़ा उचका और देखने लगा कि उस बॉक्स में क्या है, वो क्या चीज है। फिर पुरुषोत्तम ने वो पेपर्स निकाले और प्रद्युम्न के आगे बढ़ा दिए। प्रद्युम्न ने वो हाथ में लिए, उसमें कुछ पुराने हैंडमेड पेपर्स थे, कुछ कॉपर की चीजें लगी हुई थी जिन पे कुछ लिखा हुआ था, किसी पे संस्कृत लिखी थी, किसी पे कुछ और लिखा था, और कुछ जो पन्ने थे वो कागज के नहीं लग रहे थे। वो पन्ने छूने पर और उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करने पर ऐसा लग रहा था जैसे सूखी हुई खाल हो। लिखा उस पर भी था कुछ। जैसे उसको लगा कि खाल है, उसके हाथ से वो जर्नल गिर गया। पुरुषोत्तम ने जर्नल उठाया और वापस बॉक्स में रख दिया। फिर पुरुषोत्तम ने बोला, प्रद्युम्न, आज मैं तुम्हें अपने खानदान की, अपनी फैमिली की कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हें पहले नहीं पता थी, क्योंकि अब तुम्हारा सही वक्त आ गया है। ये बात है अब से 500 साल पुरानी, जब हमारे उस वक्त के पूर्वज देवनिधि शंकरा वर्मा, जिनके नाम पर हमारा सरनेम बनाया गया देववर्मा, वो एक कबीले के सरदार थे। वो कबीला इसी इलाके में रहता था और हमारे पूर्वज उस पूरे कबीले पे राज करते थे, सरदार थे। उस टाइम क्योंकि कबीले जो हैं वो आपस में बहुत लड़ा करते थे, जो भी उपज होती थी, जो अनाज होता था उसको लेकर या औरतों को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर लड़ा करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज देवनिधि इस कबीले की शान बरकरार रखने के लिए दूसरे कबीलों से लड़ा करते थे। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि इस इलाके में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत मुसीबतें आई थी। सूखा पड़ गया था, बच्चे मर गए थे, लोग भूखे रह रहे थे, और उसी बीच दूसरे कबीले पे अच्छी खासी रहमत थी। उनके पास बहुत अनाज था, बहुत अच्छे लोग थे, तगड़े पहलवान थे उनके पास। और जब कबीले आपस में लड़ते थे तो दूसरे कबीले की जो हारता था उसकी लैंड भी अपने कब्जे में ले लिया करते थे। तो देवनिधि को अपनी ये लैंड बचानी थी और अपनी इज्जत बचानी थी अपने कबीले के सामने। और अपनी इज्जत, अपना रसूख और अपनी लैंड बचाने के लिए
देवनिधि ने कुछ ऐसी क्रिया करी कि वो क्रिया आज भी हमारा खानदान जनरेशन दर जनरेशन करता आया है और करता रहेगा। क्योंकि जो चीजें आज तुम्हें मिली हुई है ना, जिन चीजों पर आज तुम राज कर रहे हो और इस्तेमाल कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं उसी क्रिया की कृपा है जो देवनिधि ने उस टाइम करी थी। और अब तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर वो इतने महान इंसान थे तो उनका कोई फोटो क्यों नहीं है, उनका कोई स्टैचू क्यों नहीं है, उनके बारे में इससे पहले कहीं बात क्यों नहीं होती, कहीं लिखा क्यों नहीं है, हिस्ट्री में क्यों नहीं बात होती? तो मैं एक बात बता दूं बेटा, वो इसलिए क्योंकि शायद देवनिधि इंसान रहे ही नहीं थे। उन्होंने एक ऐसे राक्षस के साथ सौदा कर लिया था कि उनकी इंसानियत पूरी तरह मर गई थी। यह सुनकर प्रद्युम्न एकदम से हैरान सा हो गया, लेकिन अपनी एरोगेंस में बोला, एक मिनट डैड, आप कहना चाहते हैं कि हमारी जो ये पैसा और ये पावर है, ये उस राक्षस की वजह से जो देवनिधि ने कहीं कंट्रोल कर लिया था हमारे पूर्वज ने? डैड कैसी बातें कर रहे हैं, 21st सेंचुरी है, ये राक्षस वाक्षस कौन मानता है, ये कैसी बातें? ये बोल तो दिया उसने, लेकिन जब उसने अपने फादर पुरुषोत्तम की आंखें देखी गुस्से से लाल, तो एकदम से संभालने के लिए बोला, मेरा मतलब है डैड, मैं कहना चाहता हूं कि आपने भी तो कितनी मेहनत करी है, दादाजी ने भी कितनी मेहनत करी है, उसका नतीजा है ये, और अब मैं करूंगा आपके बाद ये मेहनत, उसका नतीजा है। ये राक्षस वाक्षस क्या होते हैं? पुरुषोत्तम ने उसकी एरोगेंस देखी, उसकी बात सुनी, अपना चाय का कप उठाया, एक घूंट में वो ठंडी चाय खत्म करी, उठे, ये संकेत देने के लिए कि ये मीटिंग ओवर हो चुकी है। बस इतना बोला, प्रद्युम्न, तुम्हारा सही वक्त आ चुका है। आज रात तुम्हें भी वो क्रिया करनी है। आज रात ठीक 11 बजे घर के पीछे वाला जो पुश्तैनी बरगद का पेड़ है, तुम मुझे वहां मिलोगे। तुम्हें क्या पहनना है, क्रिया में क्या इस्तेमाल होना है, कैसे चीजें करनी है, सबका इंतजाम मैंने कर दिया है। इन सब क्रियाओं का जो इंतजाम है मैं इस बार कर रहा हूं, अगली बार से तुम्हें करना है। आज अमावस्या है, आज ये क्रिया होना बहुत जरूरी है, अगली अमावस्या पे तुम खुद करोगे। ये कहकर पुरुषोत्तम वहां से चले गए। चले तो गए, लेकिन ये सोचने लगे कि आज रात अमावस्या पे जब ये क्रिया होगी तो क्या प्रद्युम्न संभाल पाएगा? और जब प्रद्युम्न का उस एंटिटी, उस राक्षस से सामना होगा, तो क्या वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा? उस रात में एक भारीपन सा था। अमावस्या की रात थी, बिल्कुल गुप अंधेरा था। प्रद्युम्न घर में क्रिया के लिए तैयार हो रहा था। उसको जो पहनने के लिए दिया गया था वो एक धोती थी और एक अंग वस्त्र था। अंग वस्त्र एक ऐसी चीज होती है कि जब आप अपने अपर बॉडी पे उसको सिर्फ लपेट लेते हैं और अंदर कुछ नहीं होता। उसकी मां उसको तैयार कर रही थी। उसकी मां ने उसके माथे को चूमा और उसको बोला कि अब उसको अकेले ही बरगद के पेड़ तक जाना है, वो भी नंगे पैर। प्रद्युम्न ने बाहर देखा, अंधेरे को देखा, थोड़ा सा डर लगा उसको। उसने पहले ऐसा कभी किया नहीं था। वो हमेशा अपने हिसाब से चीजें करते आया था। लोग उसके आसपास रहते थे, पर इस वक्त उसको अकेले जाना था, रात में, अंधेरे में, नंगे पैर, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे पेड़ के नीचे जहां बचपन से उसको जाने के लिए मना किया गया था। एक बात और बोली थी उसकी मां ने तैयार करते वक्त। एक स्पेशल बर्तन से, जो देखने में पीतल का लग रहा था, उससे पानी पिलाया गया और उसको बोला कि ये पानी उसको पीना नहीं है, मुंह में रखना है और ना ही बाहर निकालना है ना अंदर लेना है। और जब ये वहां पहुंच जाएगा, क्रिया जहां पे हो रही है वहां बैठ जाएगा, सही वक्त आएगा, तब इसको अपने उल्टे शोल्डर पे देख के उसको स्पिट करना है। उसको अजीब सा लगा, लेकिन क्योंकि क्रिया का पार्ट था तो करना तो था ही। तो उसने वो पानी मुंह में लिया, घर के बाहर निकला, अकेला, नंगे पैर, गुप अंधेरे में उस बरगद के पेड़ की तरफ चल रहा है जहां वो कभी नहीं गया था। मुंह में उसके पानी भरा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा है। दूर से उसको बरगद के पेड़ के नीचे कुछ मोमबत्तियां जलती नजर आ रही हैं।
उन मोमबत्तियों की रोशनी में वो बरगद का पेड़ और भयानक लग रहा है। वो वैसे भी बहुत पुराना, शायद खुद ही 500 साल पुराना वो बरगद का पेड़ होगा, जिसकी कुछ जटाएं नीचे लटक के ज़मीन तक आ रही थीं। और वो खुद इतना विशाल था कि उन छोटी सी मोमबत्तियों की रोशनी में भी अजीब भयानक लग रहा था। उसको दूर से देखने पर यह रियलाइज़ हुआ कि उसके फादर पुरुषोत्तम ऑलरेडी वहाँ क्रिया पर बैठ चुके हैं। उनकी पीठ इस वक्त प्रद्युम्न की तरफ है और वो ऑलरेडी आसन में बैठे हुए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते वहाँ पहुँचा और जो उनके बगल में पटरा रखा हुआ था उस पर जाकर बैठ गया। पुरुषोत्तम ने आहिस्ता से आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और बोला, उल्टे तरफ करके पानी थूक दो। उसने उल्टी तरफ किया और पानी थूक दिया। फिर पुरुषोत्तम ने वही किताब, वही मैन्युस्क्रिप्ट निकाली जो सुबह में प्रद्युम्न को दिखाई थी अपनी स्टडी में, और उसको खोलकर कुछ पढ़ने लगे आंखें बंद करके। प्रद्युम्न को रियलाइज हुआ कि ये जो पढ़ रहे हैं ये शायद कहीं सुना हुआ है, लेकिन सुना नहीं भी है। लय समझ में आ रही थी लेकिन वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे। वो गौर से सुनने लगा। लय बहुत जानी पहचानी थी लेकिन फिर भी वो वर्ड नहीं समझ पा रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था सुना हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि पहले नहीं सुना। फिर उसको रियलाइज हुआ कि ये जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं ये उल्टे पढ़ रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में। इसलिए लय सेम थी लेकिन वर्ड्स अलग थे। प्रद्युम्न गौर से अपने फादर पुरुषोत्तम को मंत्र पढ़ते हुए देख रहा था। पुरुषोत्तम लगातार वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। पढ़ते पढ़ते अचानक प्रद्युम्न को ऐसा लगा कि पुरुषोत्तम कुछ बदल रहे हैं। पुरुषोत्तम एक 62 साल के ज़ईफ दिखने वाले बूढ़े से इंसान थे, लेकिन अचानक वो थोड़े से बदलने लगे थे। उनकी बॉडी थोड़ी सी ठीक हो गई थी, सीधा पॉस्चर हो गया था। अब थोड़ा सा उनकी मसल्स दिखने लगी थी, उनका चेहरा यंग दिखने लगा था। वो मंत्र पढ़ते पढ़ते यंग से होते जा रहे थे और उनकी मस्कुलर चेंजेस भी उनके अंदर हो रहे थे। ये बड़ी अजीब सी बात थी। उसको देखते देखते उसकी आंखें फटी फटी रह गई कि उसके देखते देखते कैसे हो रहा है ये। वो 2 कदम सब पीछे से हो गया और इतने में पुरुषोत्तम ने अपनी आंखें खोली। आंखें उन्होंने आहिस्ता से खोली, लेकिन वो आंखें नहीं थी क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं। बिल्कुल ब्लैक, कोई पुतली नहीं थी, कोई प्यूपिल नहीं था, कुछ नहीं था, बस सिर्फ ब्लैक, अंधकार जैसे, इस अमावस्या की रात की तरह। प्रद्युम्न इतना घबरा गया कि वो ऑलमोस्ट वहां से भागने वाला था कि तभी पुरुषोत्तम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसका खून वहां से रुक गया था और प्रद्युम्न को लगा कि अगर ये भागने की कोशिश भी करेगा तो हाथ कट जाएगा, लेकिन इसको भागने नहीं देंगे यहां से। इसलिए वो चुपचाप बस बैठा रहा और अपने फादर को एक ऐसी नज़र से देखता रहा कि वो उसको हर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसके देखते देखते ही जैसे उसके फादर की बॉडी वापस अपने पुराने शेप में आ रही थी, वही 62 साल के पुरुषोत्तम की शेप में, और धीरे 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 वो वापस वैसे आ गए और उनकी ग्रिप भी थोड़ी सी हल्की सी हो गई थी। फिर उन्होंने आंखें खोली और अभी भी मंत्र चालू हैं, अभी भी मंत्र पढ़े जा रहे हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने एकदम से एक चाकू उठाया, अपना हाथ लिया। वो चाकू भी इतना पुराना लग रहा था कि शायद ये भी 500 साल पुराना ही होगा। उसको अपने हाथ पे रखा और खच करके एक बहुत बड़ा सा एक कट लगा दिया। प्रद्युम्न एकदम से वो हो गया कि इतना बड़ा कट, और खून बहने लगा। इससे पहले कि प्रद्युम्न को कुछ रियलाइज होता, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसका पाम खोला, वही छुरी उसके पाम पे रखी और उसके पाम पे भी एक बहुत बड़ा सा कट लगा दिया। उसको बहुत दर्द हुआ। फिर पुरुषोत्तम ने वो छुरी साइड में रखी, अपना हाथ कटा हुआ, उसका हाथ कटा हुआ एक दूसरे में मिलाया, और जो खून टपक रहा था उन दोनों के हाथ से अब दोनों का खून मिल चुका था। और वो टपकते खून को उन्होंने थोड़ा सा एक कोकोनट जैसे दिखने वाले शेल के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो शेल आधा भर गया था। जैसे ही वो आधा भरा, उन्होंने प्रद्युम्न का हाथ छोड़ा और वो शेल मंत्र पढ़ते पढ़ते
उन मार्किंग्स के बीच में रख दिया जो पहले से वहां बनाई हुई थी, जिसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। और जैसे ही वो कोकोनट का शेल उन्होंने मार्किंग्स के बीच में रखा, वैसे ही प्रद्युमन के अचानक अंदर जैसे एक बहुत बहुत ज्यादा एक एनर्जी सी आ गई, एक ऐसी एनर्जी जो उसको एक ताकत उसके अंदर महसूस होने लगी। ऐसी ताकत जो सिर्फ उसको मस्कुलरली पावरफुल नहीं बना रही थी, बल्कि उसका जहन भी उसको एकदम से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साफ सब कुछ दिखने लगा है। वैसे ही प्रद्युमन एक वेल बिल्ट इंसान था और अब वो ताकत उसके अंदर आ गई थी, तो एक अजीब सा बीस्ट सा बन गया था वो। मंत्र पढ़ते पढ़ते पुरुषोत्तम उठे। थोड़ी ही दूर पर एक शेड था जो लॉक हुआ था। वहां गए, मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने वो लॉक खोला, उसका दरवाजा खोल दिया। जैसे उसका दरवाजा खोला, प्रद्युमन को न जाने जैसे कोई सेंट आई, वो ऐसे करके उसने सूंघा और जानवर की तरह अपने चारों पर ऐसे दौड़ दौड़ के शेड की तरफ गया। जैसे ही पुरुषोत्तम शेड पे पहुंचा, वहां पे देखा अंदर एक लड़की करुणा ड्रग्ड बेहोशी की हालत में बंधी पड़ी है, जो पुरुषोत्तम के आदमियों ने उसी दिन गांव से शायद कहीं से उठाई थी और उसको ड्रग्स के नशे में लाकर वहां डाल दिया था और उसको वहां बांध दिया था। जैसे ही प्रद्युमन दरवाजे के अंदर गया, पुरुषोत्तम ने दरवाजा बंद किया और वापस अपनी जगह पर जाकर मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उनको जहन में आया कि ताकत प्रद्युमन पर वाकई अब ट्रांसफर कर दी गई है, जो कई सालों से पुरुषोत्तम अपने अंदर लिए फिर रहे थे। लेकिन क्या प्रद्युमन इस ताकत के लिए तैयार भी था? सुबह जब प्रद्युमन की आंख खुली तो उसका सर थोड़ा सा भारी था। जब उसकी आंखें थोड़ी सी एडजस्ट हुई तो उसने देखा कि उसके बदन पे एक कपड़ा नहीं, खून जरूर लगा हुआ है उसके बदन पे, और आसपास से कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है। वो आंखें मलता हुआ, लड़खड़ाता हुआ उठा, शेड के बाहर पहुंचा। बाहर ऑलरेडी एक सर्वेंट खड़ा है, बाल्टी में पानी लेके और हाथ में टाल लेके। सर्वेंट ने उसको इशारा किया कहाँ उसको बैठना है, ताकि सर्वेंट उसके ऊपर पानी डाल सके, उसको एक नहला सके। साफ सूफ करके वो सीधा अपने कमरे में गया। वहां से तैयार होके ब्रेकफास्ट टेबल पर आया। उसके लिए एक बहुत लैविश ब्रेकफास्ट तैयार था और उसको देखते ही उसने एकदम से खाना शुरू किया। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेज तेज खाया उसने, जानवरों की तरह। ऐसा लग रहा था उसको न जाने कितनी भूख है। जब उसने खाना वाना खा लिया तो पुरुषोत्तम उसके पास आए और उसको अपनी बैठक में आने को बोला। वो उनके पीछे पीछे उनकी बैठक में गया तो पूछा, बेटा खाना सही से खा लिया? हाँ डैड, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आपके पास इतने सालों तक ऐसी पावर थी और आपने उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया। डैड, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना पावरफुल लगा था। माइंड वाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, और फिजिकली तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना कितना पावर था मेरे अंदर। पुरुषोत्तम ने बात सुनी और उसको बोला, बेटा बैठो, मैं तुमसे यही बात करना चाहता था। ये ताकत हम लोगों को मिली जरूर है, लेकिन इसको सही से इस्तेमाल करना भी हमारे ही ऊपर है। नहीं तो ये ताकत हमको ही हमसे छीन सकती है। इस ताकत का सही इस्तेमाल, या यूं कहूं इस राक्षस का सही कंट्रोल और सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पुरुषोत्तम ये बातें उसको बता रहे थे, प्रद्युमन के दिमाग में कल रात की सारी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता फ्लैशेस की तरह आ रही थी वापस। कैसे वो उस क्रिया के फौरन बाद शेड में गया, कैसे उसने करुणा को वहां बंधा हुआ देखा, उसने उसके साथ क्या क्या किया, उसके बाद उसका खून ड्रेन होना, उसके बाद उसकी करुणा की लाइफलेस बॉडी वहां पर होना, सब कुछ फ्लैशेस में उसके धीरे धीरे दिमाग में आ रहा था। अब उसको याद आ गया था कि एक रात पहले क्या किया है और क्या हुआ है।
पुरुषोत्तम उसको समझा रहे थे कि ये ताकत कितनी इम्पॉर्टेंट है इस खानदान के लिए, देववर्मा खानदान के लिए। लेकिन प्रद्युम्न के मन में सिर्फ ये चीज़ें चल रही थी कि कैसे वो इस पावर को दोबारा से महसूस कर सके, कैसे वो इस पावर को दोबारा से अपने अंदर ला सके, कैसे वो इस पावर का वैसा इस्तेमाल कर सके जैसे उसके खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया था। उसको उस पावर की भूख सी हो गई थी। इधर पुरुषोत्तम अभी भी उसको समझा रहे हैं कि कैसे माघ महीने की मौनी अमावस्या पे हर साल ये क्रिया उसको करनी पड़ेगी, कैसे हर साल उस अमावस्या की क्रिया में एक बलि उसको चढ़ानी पड़ेगी, एक कन्या की बलि। वो उसको समझाते हैं कि जिस तरीके से उसके दादाजी ने पुरुषोत्तम के लिए ये सब चीज़ें करी थी वो भी प्रद्युम्न के लिए करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस पावर को कंट्रोल करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इधर प्रद्युम्न का माइंड सिर्फ और सिर्फ पावर की भूख से भर गया था। उसके माइंड में इस वक्त एक आवाज़ चल रही थी कि अगर इस पावर को अपने अंदर और बढ़ाना है तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए। अगर इस पावर को अपने अंदर और ज़्यादा महसूस करना है या इसको सही से इस्तेमाल करना है तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, वो मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए। उस वक्त प्रद्युम्न ने फैसला कर लिया था कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट अपने फादर से लेगा और अपने पास रखेगा। और ये आवाज़ प्रद्युम्न के जहन में वो एंटिटी, वो ब्रह्म राक्षस डाल रहा था, क्योंकि पहली बार इन 500 ईयर्स, पहली बार इन 5 सेंचुरीज में इस ब्रह्म राक्षस को एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा इंसान मिला था, एक ऐसा आदमी मिला था इस खानदान का जो उसके जैसी सोच रखता था। वही पावर की भूख, वही ताकत, चाहने के लिए, पाने के लिए कुछ भी कर देना, एक ऐसा वेसल इस ब्रह्म राक्षस को मिल रहा था जैसा इससे पहले कभी नहीं मिला, जो अपने आप को कहीं ना कहीं उसको सौंपने के लिए तैयार था, सिर्फ उस ताकत के लिए। तो वो ब्रह्म राक्षस भी यही चाहता था कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट लेके प्रद्युम्न उस मंत्र का जाप करे, बार बार करे, ताकि कहीं ना कहीं ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रद्युम्न की बॉडी को, प्रद्युम्न के जहन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले सके। अब धीरे धीरे पुरुषोत्तम को भी प्रद्युम्न के अंदर कुछ चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे दिन आगे जा रहे थे, प्रद्युम्न की भूख अपनी इस देववर्मा खानदान की ताकत को बढ़ाने की, अपने रसूख को बढ़ाने की, ज़्यादा पैसा कमाने की और ज़्यादा पावर, कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बढ़ती जा रही थी। प्रद्युम्न कहीं ना कहीं सिर्फ इस राज्य पे नहीं बल्कि आसपास के सारे राज्यों पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। इसीलिए उसने अपना पैसा इस्तेमाल करके बाहुबली हायर किए, गुंडे हायर किए और आसपास के इलाकों की ज़मीन अपने कब्जे में लेनी शुरू करी। धीरे धीरे वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, पैसों का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसको और बड़ा आदमी बनना है जो कि उसके पूर्वज नहीं कर पाए तो उसको कहीं ना कहीं अपने पैर, अपने हाथ, अपने रसूख फैलाना पड़ेगा। और उसके जुल्म बढ़ते जा रहे थे। इधर वो रैलीज कर रहा था लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अगर कोई उसकी बात को मना करता था तो उसके गुंडे, उसके लोग उस इंसान को ऐसे गायब करते थे जैसे पता ही नहीं वो इंसान एग्जिस्ट करता था। अब लोगों को कहीं ना कहीं देववर्मा के खानदान के इस चिराग की जुल्म भी दिखने लगा था। इधर करुणा, वो लड़की जो उस रात गायब हो गई थी, उस रात मर गई थी, जो पुरुषोत्तम के लोगों ने एक ऐसी जगह उसकी लाश को ठिकाने लगाया था जहां शायद पिछले कई साल से पुरुषोत्तम जो बलि चढ़ाते आए हैं उन लाशों को ठिकाने लगाते आए हैं, और इस जहन से कि किसी को पता नहीं लगेगा, उस करुणा की माँ अब अपनी बेटी को शिद्दत से ढूंढने लगी थी। उसकी माँ ने इतने टाइम तक कभी पुलिस का दरवाज़ा, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाई, सिर्फ इसलिए कि करुणा मिल जाए। आखिरकार उसको पुरुषोत्तम के दरवाजे पर आकर भीख मांगनी पड़ी कि कुछ नहीं करके शायद पुरुषोत्तम, क्योंकि उस इलाके के कहीं ना कहीं वो रसूख वाले ख़ानदान थे, तो वही ढूंढने में मदद कर दें। लेकिन जब वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली तो उसने गांव वालों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू किया।
क्योंकि करुणा पूरे गांव की बच्ची थी, लाडली बच्ची थी, तो सारे गांव वालों ने उसका साथ देने का फैसला भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरे काम के एवज में एक अच्छा जरूर होता है, और ईश्वर संतुलन बनाए रखने के लिए अगर बुराई होती है तो अच्छाई को भी भेजता है। करुणा को ढूंढते ढूंढते बहुत महीने गुजर चुके थे। जून जुलाई आ चुका था और करुणा का कोई पता नहीं था। करुणा की माँ रोज उसको ढूंढने की गुहार लगा रही थी, और इसी बीच आया मॉनसून। मॉनसून में एक ऐसी बाढ़ आई जिसने सारे राज खोल के रख दिए। उस बाढ़ के पानी ने वो सारी जमीन बहा कर रख दी जिस जमीन के नीचे इतने सालों में पुरुषोत्तम और उसके आदमियों ने बलि चढ़ा के लड़कियों की लाशें गाड़ी थी। जब वो पानी से वो सारी जमीन बही तो एक एक करके लाशें बाहर आईं। उसमें एक लाश थी करुणा की। जब वो लाशें मिली तो खबर फैली। जब खबर फैली तो उस राज्य से आगे बढ़ी। जब बात आगे बढ़ी तो मीडिया इन्वॉल्व हुआ तो जाहिर सी बात है इस ज़माने में सोशल मीडिया पे चीज़ें पहुंची, वहाँ से चीज़ें वायरल हुई और ये बन गई नेशनल न्यूज़। जिसके बाद फिर सीबीआई इन्वॉल्व हुआ, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, और अब ये बात पुरुषोत्तम के हाथ से निकलती जा रही थी। इधर प्रद्युमन की अपनी पावर, अपनी ताकत बढ़ाने की भूख कम नहीं हो रही थी। उसको और चाहिए था। लेकिन पुरुषोत्तम को पता था कि अगर ये बात इतनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं इनके ख़ानदान तक, इनकी फैमिली तक आएगी ज़रूर। क्योंकि पुरुषोत्तम को जो खबर मिल रही थी पुलिस स्टेशन से, या उनके खबरी जो उनको दे रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ये था कि सारी लाशों का डीएनए एग्जामिनेशन भी शुरू हो चुका था। और डीएनए एग्जामिनेशन के बाद इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पुलिस और सीबीआई इन तक पहुंचे। इसीलिए वो चाहते थे कि प्रद्युमन को जल्द से जल्द कंट्री से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर प्रद्युमन पकड़ा गया तो इसका मतलब ब्रह्म राक्षस की ताकत वहीं ख़त्म, और अगर उसकी ताकत वहाँ ख़त्म हुई तो सिर्फ वो नहीं, उनका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जो पैक्ट उनके पूर्वज ने किया था वो पूरा होना ज़रूरी था। हर माघ महीने की मौनी अमावस्या पे होना, वो क्रिया होनी ज़रूरी थी, और किसी की बलि चढ़ानी ज़रूरी थी। इसलिए उन्होंने आनन फानन में प्रद्युमन के टिकट्स कराए, उसको लंदन भेजने का फ़ैसला किया, और यही बात करने वो प्रद्युमन के कमरे में जा रहे थे। जब प्रद्युमन के कमरे के पास पहुँचे तो उनको अंदर से कुछ पढ़ने की, कुछ बोलने की आवाज़ें आई। जब उन्होंने गौर से सुना तो वो समझ गए कि अंदर प्रद्युमन वही मंत्र उसी मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़ रहा है जिसको पढ़ के ब्रह्म राक्षस पूरी तरह कहीं ना कहीं उसके अंदर आ सकता है। बस आखिरी स्टेप शायद कहीं बाकी था, उसके खून का उस कोकोनट के, उस नारियल के शेल में जाना। जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो सारी क्रिया का जो चीज़ें हैं वो उसके सामने रखी हुई हैं। वही चीज़ें बनी हुई हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे बनी हुई थी, और वही नारियल का शेल रखा है। वो अपने हाथ में एक छुरी लेके बैठा हुआ है। बस यही रह गया था। वो फौरन भागे। उन्होंने प्रद्युमन को धक्का दिया ताकि वो रिचुअल पूरा ना कर पाए, और अपने पैर से वो सारी सामग्री वहाँ से हटा दी। जब उन्होंने प्रद्युमन को धक्का दिया तो वो दूसरी तरफ जाके गिरा ज़रूर, लेकिन जब उसने पलट के देखा तो प्रद्युमन नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर इतना खून सवार था कि वो उठा और अपने ही बाप को गर्दन से ऐसे पकड़ के यूं एक हाथ से उठा दिया। पुरुषोत्तम समझ गए थे कि इसके अंदर ब्रह्म राक्षस समा चुका है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो फिजिकल स्ट्रेंथ देता है वो किसी और फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा होती है। प्रद्युमन ने अपने बाप को ऐसे उठाया, गर्दन दबाई, और एक झटके में पूरी गर्दन ऐसे मोड़ के उनकी जान निकाल दी और ऐसे लाश दूसरी तरफ फेंक दी। जैसे ही पुरुषोत्तम की लाश दूसरी तरफ गिरी, न जाने कैसे प्रद्युमन के अंदर एकदम से गिल्ट हिट हुआ, क्योंकि उस वक्त तक रिचुअल
वो क्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए ब्रह्म राक्षस पूरी तरह उसके अंदर नहीं आया था। इस वक्त वो एक ऐसे ट्रांस मोड में पहुंच गया कि ना तो वो पूरा प्रद्युमन था और ना ही पूरा ब्रह्म राक्षस, और एकदम से वो बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। जब उसको होश आया और उसकी आंखें एडजस्ट हुई तो उसने देखा कि एक वो सफेद से कमरे में है और किसी हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है। जब उसने उठने की कोशिश करी तो उसको समझ में आया कि उसके हाथ दोनों बंधे हुए हैं, उसके पैर भी बंधे हुए हैं, और उसने देखा कि उसके आसपास मशीनें बहुत सारी रखी हुई हैं, शायद किसी हॉस्पिटल में है। जब उसने दरवाजे से बाहर देखा तो उसको दिखा कि उसकी माँ वहां खड़ी हुई है, रो रही है, और उसके आसपास पुलिस वाले खड़े हुए हैं बहुत सारे। हुआ यूं था कि डीएनए टेस्ट के बाद रिजल्ट साफ हो चुके थे। करुणा की बॉडी से प्रद्युमन का डीएनए मिला था और यह साबित हो चुका था कि उस रात प्रद्युमन ने करुणा के साथ बेहुरमती करी और उसको जान से मार दिया, और करुणा की लाश को पुरुषोत्तम और उसके आदमियों ने वहां पर दफना दिया, जहां पर उन्होंने शायद पिछले कई साल की कन्याओं की जिनकी बलि चढ़ाई थी उनकी लाशें गाड़ी थी। सब के डीएनए टेस्ट हो चुके थे और सब मर्डर से कनेक्शन देव वर्मा फैमिली से ही जोड़ा गया था। उसकी मां बाहर खड़ी हुई रो रही थी। पुलिस और सीबीआई के लोग सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिपोर्ट्स लेकर उनके पास आए थे, और अब शायद प्रद्युमन को अपनी बची हुई सारी जिंदगी इस मेंटल असाइलम में गुजारनी थी, जहां उसको रख कर बांध दिया गया था, क्योंकि जब पुलिस उसको पकड़ने पहुंची थी तो वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। होश में था लेकिन अजीब हरकतें कर रहा था, तो पुलिस ने उसको पकड़ के मेंटल असाइलमेंट में डाल दिया। हालांकि प्रद्युमन को ये सब कुछ याद नहीं है। अब प्रद्युमन के मेंटल असाइलमेंट में जाने के बाद उस ब्रह्म राक्षस की ताकत का या ब्रह्म राक्षस का क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन प्रद्युमन अब वहीं रहेगा और देव वर्मा खानदान खत्म हो चुका है। ये थी आज की कहानी। आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिवली सिर्फ द डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ, और हमेशा की तरह ये कहानी लिखी गई है मिस अनुश्री बासु के जरिए। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उनको कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको मेरा नरेशन पसंद आया हो तो मेरी तारीफ थोड़ी सी कमेंट्स में कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट और सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन सुनते रहिए द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।